नमस्कार। मेरे चैनल मुकेश शर्मा फैनो मुकेश में एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि अभी तक हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम बात करें कि अगर दो से अधिक आवेश हों तब उनके मध्य हमें बल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हम काम में लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यह अध्यारोपण का सिद्धांत कब लागू होता है? जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। कि अपने पास में दो आवेश हैं, उनके मध्य कुछ बल कार्य कर रहा है और वो जो बल होता है वो अन्य आवेश अगर कोई वहां पर आ जाए तो उससे क्या होना चाहिए? प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास में एक आवेश है, स्थिर आवेश है, मान लीजिए Q0 है, और इस स्थिर आवेश का अगर इसके पास में Q1 आवेश ले आते हैं तो यहाँ पर जो बल लगा रहा है Q1 Q0 पर, वो मान लीजिए वो बल लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है। अब अगर कोई हम दूसरा आवेश लाए, ठीक है, Q2 आवेश लाए, और Q2 आवेश लगने के कारण ये Q2 आवेश Q0 पर जो बल लगा रहा है वो मान लीजिए कितना है? 15 न्यूटन। तो ये जो 15 न्यूटन है ये क्या करेगा? 10 न्यूटन को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। ठीक है ना। ये 10 न्यूटन अलग लग रहा है और ये 15 न्यूटन क्या हो रहा है? अलग लग रहा है। तो इस पर जो कुल आवेश लगेगा वो क्या हो जाएगा? दोनों के योग के क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन क्या हो जाएगा? दोनों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, हमने इस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, या ये मान लीजिए कि हमने इस पर क्या लगाया? फोर्स के रूप में इसको एक थप्पड़ मारी। ठीक है। अब हमने इसको थप्पड़ मारी, अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो भी क्या करता है? इसको एक थप्पड़ मारता है। हमने जो थप्पड़ मारी उसके कारण मान लीजिए इस पर कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। और कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने इस पर थप्पड़ मारी और उसने इस पर बल लगाया कितना? 5 न्यूटन। तो क्या हमने जो थप्पड़ मारी उस थप्पड़ के कारण जो बल लगा वो क्या कम हो जाएगा या क्या ज्यादा हो जाएगा? नहीं, वो किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं होगा। जबकि इस पर लगने वाला जो टोटल बल है वो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जब कोई आवेश दूसरे आवेशों के कारण क्या होता है? प्रभावित नहीं होता है, तब हम वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कर सकते हैं। ठीक है। अब यह अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए कोई आवेश क्या है? Q0 है। आवेश क्या है? Q0। इस पर अन्य स्थिर आवेश के कारण लगने वाला जो परिणामी बल होगा, इस पर मान लीजिए बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, Q1 Q2 के कारण, Q3 के कारण। ठीक है। बहुत सारे आवेशों के कारण इस पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? इस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला बल, कि Q1 के कारण कितना बल लग रहा है, Q2 के कारण कितना बल लग रहा है, Q3 के कारण कितना बल लग रहा है, इसी प्रकार जितने भी आवेश है उन सभी आवेशों के हम क्या कर देंगे? जो कारण पर जो बल लग रहा है उसका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो ये योग क्या होता है? सभी आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश के योग की क्या होता है? तुल्य होता है। ये क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह अध्यारोपण का सिद्धांत हम बहुत सारे आवेशों के ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम के अनुसार आप देखिए, मैंने एक स्थिर आवेश लिया है Q0। ठीक है। इसकी ओरिजिन से जो स्थिति सदिश है वो कितना है? R0 है। फिर इस आवेश पर क्या कर रहे हैं? बहुत सारे आवेश क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो मान लीजिए एक आवेश Q1 इस पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। इस Q1 का स्थिति सदिश कितना है? R2। इसी प्रकार कोई दूसरा आवेश है Q2 और इस Q2 का स्थिति सदिश है R2। इसी प्रकार हम कोई तीसरा आवेश ले सकते हैं Q3 जिसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R3। चौथा लेंगे तो क्या हो जाएगा? R4। ठीक है। तो ज्यादा कंजस्टेड नहीं हो इसलिए मैंने इस पर क्या लिए? अभी 2 ही आवेश लिए। और इस प्रकार बल लगाएंगे तो n आवेश, मान लीजिए ये n आवेश है, इसका मान कितना? ये है Q1 और इसका स्थिति सदिश है Rn। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इस आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसका मान ज्ञात करेंगे। जैसा हमने पहले पिछले वाले टॉपिक में एक एक आवेश के कारण हमने किया था, तो वो इसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए इसका पिछला टॉपिक भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। तो Q0 पर Q1 के कारण, है ना, लगने वाला बल, उसको हम लिखेंगे F01, यानी कि इसका परिमाण कितना हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, कितना हो जाएगा, दो आवेश कौन से हो गए, एक तो हो गया Q0, एक Q1, दोनों के गुणनफल और दोनों के मध्य की दूरी r10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका, ये तो आ गया परिमाण, अब लिखेंगे इसकी डायरेक्शन। तो Q0 पर Q1 जो बल लगाएगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, इसलिए वो क्या लगेगा इससे दूर की ओर, 1 से 0 की ओर। तो F01 की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इससे दूर की ओर। हम किधर जा रहे हैं, 1 से 0 की ओर। तो R यहाँ पर F01 के लिए जो यहाँ पर एकांक सदिश आएगा, जो दिशा को दर्शाएगा, वो क्या हो जाएगा R10 कैप। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा R10 कैप। ये आ गया Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार अगर हम बात करें Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो उसको दर्शा देंगे हम F02 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा Q0 पर, और ये रहा Q2 के कारण लगने वाला बल। ये भी क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, इसलिए क्या होगा इससे दूर की ओर, इसलिए इसका एकांक सदिश कितना हो जाएगा, किधर जा रहे हैं 2 से 0 की ओर, तो इसका एकांक सदिश हो जाएगा R20 कैप। तो यहां जाएगा R20 कैप। ठीक है, R20 का स्क्वायर, ये परिमाण, और ये इसका क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन F02। अगर कोई तीसरा आवेश होता तो इसी प्रकार हम क्या कर देते, तीसरा आवेश को लिख देते। कैसे लिखते, F03 सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q0, और यहाँ जाता Q3 अपॉन R30 का स्क्वायर इंटू R30 कैप। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें कितने आवेश एज्यूम कर रहे हैं, n आवेश। तो n आवेश के लिए कितना हो जाएगा, n आवेश के लिए हो जाएगा F0n सदिश इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 और Q1। Q0 यहाँ पर ये रहा और Q1 कौन सा रहा, ये रहा। तो ये दोनों आवेश, अभी इसके कारण भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। तो ये क्या हो जाएगा, F01 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और इसके लिए एकांक सदिश क्या हो जाएगा n से 0 की ओर। तो RN0 कैप इसका क्या हो जाएगा, एकांक सदिश। तो Q0 Qn अपॉन RN0 स्क्वायर इंटू RN0 कैप, ये हो गया। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इस आवेश F0 Q0 पर लगने वाला बल मान लीजिए कितना F0, इस पर लगने वाला बल कुल कितना बल हो जाएगा, F0 इक्वल्स टू F01 पहले आवेश के कारण, F02 दूसरे आवेश के कारण, F03 हो जाएगा तीसरे आवेश के कारण, इसी प्रकार एंड सो ऑन n आवेश के कारण क्या हो जाएगा F0n। अब क्या करने हैं, ये सभी मान हमें रखने हैं। तो F0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F01 का मान रख दिया 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R20 स्क्वायर इंटू R20 कैप। इसी प्रकार Q3 का मान प्लस क्या आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q0 यहाँ पर Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर, Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 कैप हो गया। इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 1/4πε0 और क्या आ रहा है Q0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, F0 इक्वल्स टू 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 कॉमन आ गया, बच गया क्या अंदर, यहाँ बच गया Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस प्लस ऐसे करते गए, और Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर इंटू Rn0 कैप। ये क्या आ गया, बहुत सारे आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वो भी किस किस सहायता से, अध्यारोपण की सहायता से। ठीक है, अगर हम इसको समीशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, अब देखो यहाँ Q का मान चेंज हो रहा है 1 2 और कहाँ तक, n तक, तो हम इसमें लिख देंगे I का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर और n तक चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट्टा यहाँ आ रहा है R1 2, ये चेंज हो रहा है n तक, और 0 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाएगा RI0 स्क्वायर, तो I का मान 1 रखेंगे तो 1 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। यहाँ कितना है R10 कैप, तो यहाँ आ जाएगा RI0 कैप। ये क्या आ गया, इसका समीशन के रूप में। ठीक है, अब जैसे हम I का मान क्या 1 से 1 तक लिखते हैं, तो हम एक स्टेप आएगी इसमें, I का मान यहाँ 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा Q1, यहाँ 1 लिखेंगे तो R10 का स्क्वायर इंटू R10 कैप। फिर हम लिखेंगे I इक्वल्स टू 1 to 2 तक, यानी कि 1 से लेकर 2 तक लिखेंगे। ठीक है, 2 तक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 1 लिखेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी, फिर 2 प्लस 2 लिखेंगे तो कौन सी आ जाएगी, ये स्टेप आ जाएगी, 3 तक लिखेंगे तो 3 स्टेप, और n तक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्टेप। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, समीशन के रूप में भी लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।